देखिए, आगे हम आज एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत अरस्तु का पढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे हम जितने भी विचारक पढ़ेंगे, हमने प्लेटो पढ़ा, उसमें भी हमने उसकी दर्शन को सबसे पहले पढ़ा। अरस्तु, प्लेटो का दर्शन याद है आपको? ज्ञान सिद्धांत, आकृति सिद्धांत, गुफा का सादृश्य सिद्धांत, विभाजित रेखा का सिद्धांत, पता है? वो उसके पूरे के पूरे राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलोसफी का आधार है। उसकी जो फिलोसफिकल व्यू है ना उसका, ठीक ऐसे ही हर एक विचारक का एक फिलोसॉफिकल ग्राउंड होता है। अरस्तु का भी फिलोसॉफिकल ग्राउंड है। तो हम जिस भी विचारक को पढ़ेंगे, उस विचारक के पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ने से पहले उसकी फिलोसॉफिकल ग्राउंड को जरूर पढ़ेंगे कि उसका विचार का क्षेत्र क्या है, उसका दर्शन क्या है, उसकी फिलोसफी क्या है। तो ये हम हर एक विचारक के साथ रखेंगे। तो आज अरस्तु में भी हम उसका दर्शन, उसकी फिलोसफी को सबसे पहले ले रहे हैं, ताकि आप उसके पॉलिटिकल थॉट्स क्या हैं उसको आप गहराई से समझ सकें, क्योंकि वो थॉट्स सारे के सारे उसकी फिलोसफी पर ही टिके हुए हैं। तो अरस्तु में उसकी ज्ञान मीमांसा अवधारणा में हम बात करते हैं कि ज्ञान क्या है। ज्ञान का सिद्धांत देता है अरस्तु कि ज्ञान क्या है। तो उसकी ज्ञान की बात को सबसे पहले समझिए कि व्हाट इज नॉलेज। नॉलेज क्या है? आप इसमें उसकी पूरी दर्शन में तीन चीजें खास तौर से पढ़ेंगे। एक ज्ञान, दूसरा आप पढ़ेंगे उसमें उसका कोज थ्योरी, कारण सिद्धांत, तीसरा आप पढ़ेंगे एक शब्द आएगा यूडाइमोनिया। यूडाइमोनिया की बात करेंगे हम कि यूडाइमोनिया क्या है। और इन तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और वो कनेक्शंस बहुत आराम से आपके समझ आ जाएगी बात। देखिए, ज्ञान के बारे में अरस्तु कहता है कि ज्ञान क्या है। सबसे पहली बात तो नॉलेज क्या है, किसे कहेंगे आप नॉलेज? तो अरस्तु का मानना है कि कारण को जान लेना ही ज्ञान है। नोइंग अबाउट कॉजेज इज नॉलेज। व्हाट इज नॉलेज? नोइंग अबाउट नॉलेज, कारण के बारे में जान लेना ही ज्ञान है। कि नॉलेज क्या है? नोइंग अबाउट कॉजेज, कारणों के बारे में जान लेना ही ज्ञान है, ये कहता है वो। तो कारण कैसे जाने हम? किसी भी चीज का कारण जान लेना वही ज्ञान है। तो कारण कैसे जाने हम? किसके माध्यम से जानते हैं कारण? कहीं जाके जानते हैं, किसी को देख के जानते हैं, कैसे जानते हैं? तो अरस्तु कहता है कि कारण को जानने के लिए व्यक्ति किसका यूज करता है? अपने विवेक का प्रयोग करता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करता है। इसका मतलब ज्ञान का संबंध किससे है? ज्ञान का संबंध किससे है? ज्ञान का सीधा संबंध विवेक से है, ज्ञान का सीधा संबंध बुद्धि से है। और ये कौन सा तत्व है? चेतन तत्व है कि अचेतन तत्व है? यह भौतिक तत्व है, चेतन तत्व है। और चूंकि ये चेतन तत्व है, इसलिए इसका संबंध किससे है? चेतन तत्व केवल किसमें ही पाया जाता है? चेतन तत्व हालांकि पशुओं में भी पाया जाता है और मनुष्य में भी पाया जाता है, लेकिन चेतन तत्व अपने जागृत स्वरूप में किसमें होता है? मनुष्य में होता है। कि वो सही गलत का पता लगा सकता है, और क्या चीज ठीक है, क्या चीज ठीक नहीं है, अपना चेतन तत्व से संबंधित है। इसलिए ये किसमें पाया जाता है? ह्यूमन बीइंग्स में। इसका संबंध किससे है? ह्यूमन बीइंग्स का मतलब मानव से है। और इसका मतलब क्या माने हम? ज्ञान का सीधा संबंध केवल और केवल किससे है? मानव से ही है। ज्ञान की जब हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब पशु जगत और वनस्पति जगत इसके दायरे में शामिल नहीं है। उसकी इसमें भागीदारी जीरो है, कोई भागीदारी नहीं है। ये केवल और केवल किसका विषय है? मानव का विषय है, ह्यूमन बीइंग्स का विषय है, क्योंकि इसका संबंध चेतन तत्व से है। और विवेक और बुद्धि केवल मानव में ही पाई जाती है। वनस्पति में और एनिमल्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में इसका भाव होता है। ठीक है। तो अब वो कहता है कि चलिए ठीक है, मानव में पाई जाती है, यहां तक ठीक है। अब ज्ञान होता कितने प्रकार का है?
कितने प्रकार का ज्ञान है? तो कहता है कि देखिए ज्ञान होता है कितने प्रकार का? ज्ञान होता है 3 प्रकार का। और 3 प्रकार का कैसे होता है, कौन कौन सा होता है, उसको समझिए आप। ज्ञान के 3 प्रकार बताए उसने, नॉलेज के 3 प्रकार। और 3 प्रकार कौन कौन से हैं? वो कहता है नॉलेज का पहला प्रकार है वो है थ्योरिया। एक शब्द काम में लेता है वो, इस शब्द को इसी रूप में ध्यान रखना है, थ्योरिया। वो कहता है नॉलेज का दूसरा जो प्रकार है वो है पोइजेस। इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूं कि हिंदी में कोई भी नाम आ जाए, इंग्लिश में यही आएगा, इसलिए अंग्रेजी वाला याद रखें। और तीसरा ज्ञान का जो प्रकार है वो है प्रैक्टिस। अंग्रेजी में शब्द लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है आपके? बताइए, दिक्कत तो नहीं है? ठीक, अंग्रेजी में ही याद रखनी है ये शब्दावली, क्योंकि हिंदी में कुछ भी नाम आ जाए, इंग्लिश में तो यही आएगा। थ्योरिया, पोइजेस और प्रैक्टिस, 3 तरीके के ज्ञान के 3 प्रकार बताता है। वो कहता है ये ज्ञान का पहला स्तर है, ये ज्ञान का दूसरा स्तर है, वो ज्ञान का तीसरा स्तर है। और चूंकि तीसरा स्तर है तो ये सर्वोच्च स्तर है, यह सर्वोत्तम रूप है ज्ञान का। थ्योरिया में क्या है? तो कहता है कि ज्ञान, थ्योरिया का जो ज्ञान है ये पहले किस्म का ज्ञान है, और इस ज्ञान में व्यक्ति अपने तर्क शक्ति का प्रयोग करता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, अपने विवेक का प्रयोग करता है, और अपने विवेक और बुद्धि के उस प्रयोग से अपने चिंतन करता है, अपने चेतना के उस तत्व से चिंतन करता है, सोचता है, विचार आते हैं उसके दिमाग में, तर्क आते हैं उसके दिमाग में। तर्क दिखाई देता है, विचार दिखाई देते हैं, दिमाग में होते हैं, प्रोसेस दिमाग में चलती है। वो जो प्रोसेस चलती है, वो जो तर्क करता है, वो जो चिंतन करता है, वो जो विचार करता है, वो पहले स्तर का ज्ञान है, पहले प्रकार का ज्ञान है। और इस ज्ञान में केवल चिंतन और तर्क, विवेक का प्रयोग है, चेतना तत्व का प्रयोग है, मतलब उच्च स्तर की गतिविधियां हैं ये, मान ली बात, इंटेलेक्चुअल किस्म की गतिविधियां हैं ये, हम बात करेंगे आगे गतिविधियों की। लेकिन इसमें केवल चिंतन तक सीमित है, ये केवल सोचने तक सीमित है, ये केवल विचार किया जाता है, केवल सोचा जाता है, किया कुछ नहीं जाता, सोचने का काम केवल। इसका मतलब इसका संबंध केवल किससे है? इसका संबंध थिंकिंग से है, इसका संबंध थिंकिंग से ही तो है, सोचने से है। डायग्राम से थोड़ा सा ठीक समझ पाएंगे आप, इसका संबंध थिंकिंग से है। वो कहता है ज्ञान का दूसरा स्तर या दूसरे प्रकार का ज्ञान, पोइजेस, वो कहता है इस ज्ञान में ये, मतलब थिंकिंग से पहले आप ये समझ लीजिए, इसका मतलब ये कौन सा नॉलेज है? पहले मैं थोड़ा शब्द बता देता हूं ताकि आप समझ में आ जाए कौन सा नॉलेज है। थ्योरेटिकल नॉलेज है, सोचने चिंतन करने की ही बात है, तो कौन सा नॉलेज हुआ? थ्योरेटिकल नॉलेज हुआ। ये थ्योरेटिकल नॉलेज है, और थ्योरेटिकल नॉलेज है, इसका मतलब क्या है? इसका संबंध किससे है? थिंकिंग से। अच्छा, इस ज्ञान का संबंध किससे है? ये ज्ञान क्या करता है? इस ज्ञान के माध्यम से कोई व्यक्ति किसी वस्तु की रचना करता है, बनाता है, निर्माण करता है, किसी भी वस्तु को बना लेगा, किसी भी वस्तु का निर्माण कर लेगा। केवल सोचने के स्तर तक नहीं रहता, बल्कि वस्तुओं को बना लेता है, निर्माण कर लेता है। इसका मतलब इस प्रकार का ज्ञान कौन से प्रकार का ज्ञान है? प्रोडक्टिव नॉलेज है ये कौन सा नॉलेज हुआ? प्रोडक्टिव नॉलेज। इसका मतलब इसका संबंध किससे है? इसका संबंध मेकिंग से। ये दूसरे किस्म का ज्ञान। तीसरे किस्म के ज्ञान में क्या किया जाता है? तीसरे किस्म के ज्ञान में व्यक्ति का जो नॉलेज उसके अंदर जो भी है, इस नॉलेज के माध्यम से व्यक्ति दूसरों से कनेक्ट करता है, दूसरे लोगों के साथ,
कैसे व्यवहार करना है, कैसे मेल मिलाप रखने हैं, कैसे बातचीत करनी है, कैसे संबंध रखने हैं, कैसे विभिन्न प्रकार की सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना है और किस तरीके से ऐसे काम करने हैं जो पूरे समाज के लिए लाभदायक हो, कैसे किस प्रकार के व्यवहार करना है कि मेरे खुद के लिए लाभदायक हो। ये व्यवहार के स्तर की गतिविधियां हैं। और वो जो नॉलेज है वो कौन सा नॉलेज है? ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। और इस प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या किया जाता है? डूइंग। ये एक्शन की बात है, डूइंग की बात है। ये डूइंग से संबंधित है। ये थिंकिंग, ये मेकिंग, ये डूइंग। 3 किस्म के ज्ञान की बात है, थ्योरिया, पोइजेस, प्रैक्टिस। थ्योरिया का मतलब सैद्धांतिक ज्ञान, इसको हिंदी में समझे तो सैद्धांतिक ज्ञान, थ्योरेटिकल नॉलेज। इसका मतलब है पोइजेस, ये दूसरे किस्म का ज्ञान है, प्रोडक्टिव नॉलेज, मतलब सृजनात्मक ज्ञान, उत्पादक ज्ञान, जिससे चीजों को बनाया जाता है। ये प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान, हिंदी में कहें तो व्यवहारिक ज्ञान। अब यहां पे सोचने का स्तर है, केवल सोचा जाता है, चिंतन किया जाता है। इसमें चीजों का बनाना, निर्माण करना। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, अरस्तु कहता है कि इसमें कौन से विषय को शामिल करेंगे आप? थिंकिंग के लेवल पे कौन कौन से विषय को शामिल करता है अरस्तु? अरस्तु कहता है कि थिंकिंग के लेवल पे दर्शन नहीं है, समझना इस बात को। वो कहता है थिंकिंग के लेवल पर एक तो है मैथ्स, मैथ्स को लेता है। एक वो कहता है फिजिक्स। ये भी क्या है? सोचते हैं हम इसको, केवल 2 और 2 4 होते हैं, देखा है नहीं 4 को, न 2 को देखा है, दिमाग में चलती है चीजें, चिंतन है बस। ठीक है। इसके अलावा ज्योतिष, इसके अलावा धर्मशास्त्र, ये सारे के सारे विषय क्या हैं? चिंतन के लेवल पे हैं। ये थिंकिंग के लेवल के हैं, पहले स्तर का नॉलेज, थ्योरिया है ये। मैथ्स और फिजिक्स, धर्मशास्त्र और ज्योतिष, ये सारे के सारे थ्योरिया के लेवल के नॉलेज है। दूसरे स्तर के नॉलेज की बात करिए आप, प्रोडक्टिव नॉलेज की बात करिए, जिसमें मेकिंग का काम किया जाता है। मेकिंग में कौन कौन से विषय आएंगे जो चीजों को बनाने में अपना योगदान देते हैं? जैसे रचना है, इसमें रचना हो रही है, सृजनात्मक है, ये निर्माण हो रहा है। तो बताइए पोइट्री, काव्य शास्त्र, बताइए रचना नहीं हो रही? कोई व्यक्ति अगर कविताएं लिखता है, रचना नहीं हो रही है? रचना हो रही है। तो इसमें आप पोइट्री को ले सकते हैं, अलंकार शास्त्र को ले सकते हैं, रिटोरिक को। अलंकार शास्त्र इसी में है, जिसको इंग्लिश में रिटोरिक कहते हैं। अलंकार शास्त्र लिख देता हूं मैं। या आप कहें आर्किटेक्चर, भवन निर्माण कला। बना रहे कि नहीं बना रहे? भवन बन रहा है आर्किटेक्चर में, निर्माण की क्रिया है, मेकिंग की क्रिया है। भवन निर्माण कला तो आर्किटेक्चर। या कहूं मैं इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में चीजें बनाई तो जाती है, मेकिंग, मेकिंग के लेवल की नॉलेज, मेकिंग के लेवल की नॉलेज है कि नहीं है? तो ये क्या है? मेकिंग के दूसरे स्तर का नॉलेज। ये सारे के सारे विषय आपके पोइजेज में आएंगे, प्रोडक्टिव नॉलेज में आएंगे, जिसमें चीजों को बनाना जिसमें जो नॉलेज हमें चीजों को बनाना सिखाता है कि चीजों का निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है। कौन से लेवल का ज्ञान? मेकिंग के लेवल का ज्ञान, मेकिंग के स्तर का ज्ञान, प्रोडक्टिव नॉलेज, पोइजेस। तीसरे स्तर का ज्ञान कौन सा है? वो है प्रैक्टिस। और इस ज्ञान को वो सर्वोत्तम ज्ञान कहता है, उच्चतम ज्ञान कहता है। क्या है इसमें? इसमें व्यवहारिक प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये व्यवहारिक ज्ञान है ये। और देखिए अरस्तु की विशेष बात ही यही है कि वो थ्योरी पे बल नहीं देता, आइडियलिज्म पे बल नहीं देता, वो प्रैक्टिकल है एकदम। व्यवहारिक ज्ञान का सबसे बड़ा समर्थक विचारक है। हम चीजें अगर जीवन में, जो चीजें हम काम ले सकते हैं, जो चीजें हमारे जीवन में उपयोगी हैं, जो चीजें हमारे जीवन में लागू हो सकती है, केवल वही बेहतर है। हम उसका गोल्डन मीन, थ्योरी ऑफ गोल्डन मीन पढ़ेंगे अभी, हम बात करेंगे उसमें कि वो बात करता है सीधे तौर पे कि केवल वही चीजें उपयोगी हैं, वही चीजें सद्गुण के दायरे में आएंगी जो कि
लागू हो सकती है, हमारे लिए लाभदायक है, उन चीजों को लेता है वो उसमें। तो प्रैक्टिस के अंतर्गत वो क्या कहता है कि इसमें ये कौन से लेवल का नॉलेज है, डूइंग के लेवल का। और डूइंग के लेवल में दूसरे लोगों के साथ संबंध या फिर अपने आप के साथ संबंध, किसी व्यक्ति का अपने आप के साथ अपने आप को जान लेना या अपने आप के अंदर सद्गुणों का विकास करना, ऐसे सद्गुणों का विकास करना कि वो उसको यूज करता है दूसरों के साथ। सामाजिक राजनीतिक घटनाओं क्रियाओं में, घटना चक्र में भाग लेना, समस्त गतिविधियों में भाग लेना, ये सारी की सारी किस्म की नॉलेज वो कौन सी नॉलेज है, प्रैक्टिस है। और बताइए आप इस प्रैक्टिस के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो वो कहता है कि इसके अंतर्गत कौन से विषय आएंगे, एक तो पॉलिटिक्स और दूसरा वो कहता है एथिक्स। ये दो किस्म के नॉलेज वो कहता है कि ये प्रैक्टिस में आते हैं। तो अब मुझे बताइए कि चलिए थ्योरिया, पोइजिस, प्रैक्टिस, ये तीन किस्म का ज्ञान है, लेकिन अगर हम विषय की बात करें तो कौन से विषय को श्रेष्ठ मानता है, ज्यादा वरीयता कौन से विषय को देता है, मैथ्स को देता है कि एथिक्स को देता है, एथिक्स को देता है, इंजीनियरिंग को देता है कि वो ज्योतिष को देता है, इंजीनियरिंग को देगा। इनकी तुलना में ये, इनकी तुलना में ये श्रेष्ठ है, ये वो कहता है। तो इसका मतलब यह है कि ज्ञान के तीन श्रेणियां बताकर वो इस प्रैक्टिस नॉलेज को सर्वश्रेष्ठ किस्म का ज्ञान बताता है, क्योंकि ये हमारे पूरे जीवन में काम आते हैं, ये वो कहता है। तो पॉलिटिक्स और एथिक्स ये दो बाकी के विषयों से श्रेष्ठ किस्म के विषय हैं। चलिए पॉलिटिक्स और एथिक्स तक तो ठीक है, लेकिन इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है, पॉलिटिक्स या एथिक्स? अच्छा, अपना इसलिए है। इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? तो अरस्तु कहता है कि इन दोनों की अगर हम बात करें तो इन दोनों में से एथिक्स में से और पॉलिटिक्स में से कौन सा बेहतर है, ये श्रेष्ठ है। क्यों है श्रेष्ठ? वो कहता है कि एथिक्स का संबंध किससे है, व्यक्ति का केवल अपने आप से है। एथिक्स के माध्यम से केवल व्यक्ति अपने सद्गुणों का विकास करता है और इसमें व्यक्ति केवल उसका अपने आप से संबंध है, अपने आप के व्यक्तित्व का विकास केवल अपने खुद के, केवल खुद से रिलेटेड है, जिसमें वो केवल अपना हित कर सकता है, अपने लिए सबसे अच्छा कर सकता है एथिक्स में। लेकिन पॉलिटिक्स का संबंध व्यक्तिगत समाज के साथ जुड़ाव से है और इस पॉलिटिक्स के प्रयोग से, इस ज्ञान के प्रयोग से वो पूरे समाज का हित करता है। और चूंकि इसमें व्यापकता का भाव है, इसमें व्यापकता नहीं है, ये केवल व्यक्ति का अपने आप तक सीमित है मामला, और यहां वो पूरे समाज के साथ जुड़ा हुआ है, पूरी दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है, और यहां वो सबका हित कर सकता है, पूरे समाज का हित कर सकता है इस ज्ञान के माध्यम से। तो वो ज्ञान जो केवल खुद का हित करे वो श्रेष्ठ होगा, या वो ज्ञान जो पूरे समाज का हित करे? तो इस आधार पे उसने पॉलिटिक्स को क्या कहा, सुपर साइंस कहा, मास्टर साइंस कहा। आपको पता है मास्टर साइंस कहा था, क्यों कहा था? अब समझ आ रहा है अरस्तु ने पॉलिटिक्स को मास्टर साइंस क्यों कहा? वो इसलिए कहा कि पहली बात तो पॉलिटिक्स कौन से लेवल का ज्ञान है, तीसरे लेवल का ज्ञान है। कौन से में आता है? प्रैक्टिस में आता है, एक बात। लेकिन प्रैक्टिस में तो एथिक्स भी आता है, लेकिन एथिक्स और पॉलिटिक्स में से भी पॉलिटिक्स मास्टर साइंस, ये मास्टर साइंस नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि ये पूरे समाज के हित की बात करता है। इस ज्ञान के माध्यम से कोई व्यक्ति पूरे समाज का हित कर सकता है, तो ये मास्टर साइंस है, सुपर साइंस है। ये पॉलिटिक्स को कहता ही है वो। तो ज्ञान की तीन श्रेणियों की बात, ज्ञान के तीन वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो वो समझ में आ गया। तीन प्रकार के ज्ञान बताइए, कौन कौन सा ज्ञान? पहले प्रकार का ज्ञान आप बोलिए, थ्योरिया। दूसरा पोइजिस। तीसरा प्रैक्टिस। थ्योरिया कौन से किस्म का नॉलेज है? थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज को हिंदी में क्या कहेंगे? सैद्धांतिक ज्ञान। इसमें कौन सी प्रोसेस होती है? थिंकिंग की। कौन से विषय हैं? मैथ्स है, फिजिक्स है, ज्योतिष शास्त्र है और धर्मशास्त्र है। दूसरे किस्म का नॉलेज पोइजिस। इसमें कौन सा नॉलेज? प्रोडक्टिव नॉलेज। और इसमें कौन सी प्रोसेस होती है? मेकिंग की। और इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय?
बोलिए पहला, पोइट्री, अलंकार शास्त्र, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट। ये सारे जिसमें प्रोडक्टिविटी होती है, प्रोडक्टिव होता है सारा, वो सारा ज्ञान इसके अंतर्गत है। फिर तीसरे किस्म का ज्ञान प्रैक्टिस। इसमें कौन से किस्म का ज्ञान है? प्रैक्टिकल नॉलेज। कौन सी प्रोसेस होती है? डूइंग की प्रोसेस है। और इसमें कौन से विषय हैं? पॉलिटिक्स और एथिक्स। पॉलिटिक्स और एथिक्स का, और पॉलिटिक्स और एथिक्स में से इसका मतलब पॉलिटिक्स और एथिक्स बाकी के विषयों से श्रेष्ठ है, लेकिन इन दोनों में से भी श्रेष्ठ कौन सा है? इन दोनों में से भी श्रेष्ठ है पॉलिटी। और पॉलिटी श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि ये पूरे समाज का हित इससे हो जाता है, पूरे समाज से व्यक्ति कनेक्ट होता है, और पूरे समाज का हित, ये इस ज्ञान के माध्यम से पूरे समाज का हित संभव है। इसलिए पॉलिटिक्स मास्टर साइंस है। क्या आपको ज्ञान के वर्गीकरण का अरस्तु का सिद्धांत समझ में आ गया? याद रह जाएगा? समझ में आया वो छोड़िए, याद हुआ कि नहीं हुआ? 3 किस्म का ज्ञान, ठीक है। इससे आगे बढ़िए अब दूसरे लेवल पे। दूसरे लेवल पर वो ज्ञान की बात करता है, और वो ज्ञान की ही उसके सिद्धांत से उसका एक सिद्धांत जुड़ा हुआ है, कारण सिद्धांत। कारण सिद्धांत, इसको कहते हैं कॉज थ्योरी। कॉज थ्योरी में क्या है उसको समझिए आप। देखिए, वो कहता है कि अरस्तु इसके अंतर्गत कि प्रत्येक वस्तु के अस्तित्व के पीछे कोई ना कोई कारण होते हैं, कि उसका अस्तित्व क्यों है, कैसे है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अब चूंकि उत्पत्ति कैसे हुई इससे संबंधित हम बात कर रहे हैं कि किसी वस्तु की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो इसका मतलब कौन सा हुआ विषय? कौन सा दर्शन की कौन सी शाखा है? ये तत्व मीमांसा है कि ज्ञान मीमांसा है? तत्व मीमांसा है। तो कारण सिद्धांत में हम उसके तत्व मीमांसा की बात करेंगे, क्योंकि इसमें किसी वस्तु की उत्पत्ति कैसे हुई इस बात की हम बात कर रहे हैं। तो कहता है कि प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति में या प्रत्येक चीज के उस निर्माण में, अस्तित्व में 4 कारण होते हैं। 4 कॉजेस थ्योरी कहते हैं हम इसे, थ्योरी ऑफ 4 कॉज कहते हैं, या फिर कॉज थ्योरी भी कहते हैं, कोई सा भी नाम आ जाता है। तो कॉज थ्योरी या कारण सिद्धांत या 4 कारणों का सिद्धांत एक ही बात है, कॉज थ्योरी। वो कहता है 4 कारण होते हैं। पहले किस्म का कारण कौन सा है? वो कहता है पहला कारण है भौतिक कारण। इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, हिंदी में बाई चांस नाम दूसरे आ सकते हैं। तो इंग्लिश में पहला कॉज वो बताता है मटेरियल कॉज। मटेरियल कॉज को हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिक कारण। भौतिक कारण। इस मटेरियल कॉज में वो कहता है कि किसी भी वस्तु, कोई वस्तु किससे बनी हुई है, कौन से पदार्थ से बनी हुई है, उसकी सामग्री क्या है, वो उसका मटेरियल कॉज है। कोई भी वस्तु ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, वो जिस चीज से बनी हुई है, वो वस्तु क्या है, वो सामग्री क्या है, उसका मटेरियल कॉज है। जैसे मान लीजिए ग्लास है या फिर ये बोतल है, तो ये स्टील की बनी है, तो इसका मटेरियल कॉज क्या है? स्टील है। स्टील है। कोई घड़ा मिट्टी का है, उसका मटेरियल कॉज क्या है? मिट्टी है। मानव शरीर है, उसका मटेरियल कॉज क्या है? हाँ, कोशिकाएं हैं, रक्त है, हड्डियां हैं, यही सब है, टिश्यूज हैं। ये सारे उसके मटेरियल कॉज है जिनसे मिलके वो बना है। कोई वस्तु जिस चीज से मिलके बनी होती है, वो पदार्थ या वो सामग्री क्या कहलाती है? उसका मटेरियल कॉज होती है। तो मैटर का मतलब समझ रहे हैं? मटेरियल कॉज में क्या होता है? मैटर मतलब जिस पदार्थ से वो मिलके बनी है, वो कॉज क्या है? मटेरियल कॉज। समझ गए? मान लीजिए हम घड़े का उदाहरण लें, या किसी का भी उदाहरण ले लीजिए, आप घड़े का उदाहरण ले लीजिए। घड़े का उदाहरण लें अगर हम, और एक मानव का उदाहरण लें, दोनों का उदाहरण ले लेते हैं। घड़े का उदाहरण लें तो क्या है? इसका मटेरियल कॉज क्या है? मिट्टी है। और मानव का मटेरियल कॉज क्या है? इसमें इसके मतलब सेल हैं या फिर
आपके ब्लड है, ये सारी मतलब हड्डियां वगैरह हैं, कोशिकाएं हैं, वो सारी के सारी मिलके वो उसका मेटेरियल कॉज है। ठीक है, दूसरा कॉज वो बताता है, दूसरा कॉज है, और दूसरा कॉज है एफिशिएंट कॉज। क्या कहेंगे इसे? निमित्त कारण। निमित्त का मतलब समझते हैं आप कहते हैं ना हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, ऐसे कई बार नहीं कहते हैं क्या? निमित्त मात्र हैं। निमित्त मात्र मतलब करने वाले हम केवल, बाकी हमसे करवाता कोई और है, ऐसे कहते हैं ना। तो एफिशिएंट कॉज का मतलब है निर्माता, बनाने वाला। किसी वस्तु का निर्माता उसका एफिशिएंट कॉज होता है, जिसने उसको बनाया है। तो इसमें कौन है? इसमें हम कह सकते हैं मेकर। उसका जो भी निर्माता है, उसको बनाने वाला है, वो उसका क्या हो गया? एफिशिएंट कॉज हुआ। जैसे घड़े का एफिशिएंट कॉज कौन है? कुम्हार है, सीधी बात। इसका एफिशिएंट कॉज कौन है? कुम्हार। और मानव का एफिशिएंट कॉज कौन है? माता पिता है, पेरेंट्स हैं, उसके पेरेंट्स हुए, ये उसका एफिशिएंट कॉज है। तो पहला कॉज, मेटेरियल कॉज, कौन सी वस्तु से मिलकर बना है वो उसका मेटेरियल कॉज। मैटर क्या है? पदार्थ क्या है? सामग्री क्या है? कंटेंट क्या है? और एफिशिएंट कॉज का मतलब उसका मेकर, उसका निर्माता, किसने बनाया है उसको, उसका एफिशिएंट कॉज हुआ। तीसरा कॉज वो कहता है, वो होता है फॉर्मल कॉज। फॉर्मल कॉज को हिंदी में कहेंगे, क्या कहेंगे? स्वरूप कारण कह सकते हैं। स्वरूप कारक कारण, उसकी फॉर्म क्या है, उसका स्वरूप क्या है, या औपचारिक कारण भी कह सकते हैं, एक ही बात है। फॉर्मल कॉज में क्या कहेंगे हम? फॉर्मल कॉज से इतना जाना कि उसकी फॉर्म क्या है। फॉर्म का मतलब आकार, उसकी आकृति, उसका आकार दिखने में कैसा है, उसका आकार जो भी होता है उसका फॉर्मल कॉज है। और आकार जो भी है, उसका आकार कैसे आया अस्तित्व में, उसके आकार के विचार पहले था क्या दिमाग में? भाई घड़े को मिट्टी से बनाया कुम्हार ने, लेकिन कुम्हार ने जब मिट्टी से बनाया तो बनाते समय उसके दिमाग में पहले से कुछ था क्या? कुछ भी नहीं था। अगर कुछ भी नहीं बनाता होता उसके दिमाग में, तो घड़ा कितना गोलाई लेना चाहिए, कितना, कौन से घड़ा बनाना है, या फिर मटकी बनानी है कि मटका बनाना है, इसके दिमाग में पहले से था कि नहीं था? समझ गए? और घड़े भी तो अलग अलग किस्म के होते हैं, कौन से किस्म का घड़ा बनाना है ये उसके दिमाग में पहले से विचार है कि नहीं? उसका आकार दिमाग में है कि नहीं उसके? बताइए, उस घड़े की फॉर्म उसके दिमाग में है कि नहीं है? है। जैसे मान लीजिए कोई भी गांधी की मूर्ति है, मान लीजिए महात्मा गांधी की मूर्ति है, और मूर्ति है मान लीजिए मार्बल की, तो इसका मेटेरियल कॉज तो मार्बल हो गया, एफिशिएंट कॉज वो हो गया मूर्तिकार जिसने उसको बनाया, और फॉर्मल कॉज क्या हो गया? गांधी का दिमाग में विचार, महात्मा गांधी का आकार, कि दिखने में महात्मा गांधी जैसा दिखे, वो हाथ में लाठी हो, बाल ऊपर न हो, चश्मा हो, धोती हो, यही तो है। तो महात्मा गांधी का आकार वही तो उसका फॉर्मल कॉज है, और महात्मा गांधी का आकार पहले से उसके दिमाग में है कि नहीं है? है। जैसे मान लीजिए कि जब आप भगवान राम की बात करते हैं तो आपके दिमाग में तस्वीर बनती है, किसकी बनती है? अरुण गोविल की बनती है। बनती कि नहीं बनती? जबकि वो भगवान राम थोड़ी ना है, वो तो अरुण गोविल है, एक्टर था जिसने रामायण में राम की भूमिका निभाई। ऐसे ही तो हुआ। तो हमारे दिमाग में लेकिन फट से तस्वीर उसी की बनेगी, क्योंकि हमने उसी को राम के रूप में देखा है। ऐसा ही है। तो वो जो आकार दिमाग में है ना, वो क्या है? वो फॉर्मल कॉज है, वो फॉर्मल कॉज है। तो यहां क्या हुआ? फॉर्मल कॉज। फॉर्मल कॉज का मतलब उसकी फॉर्म, मतलब उसका आकार, और आकार का भी क्या? विचार। समझ गए? अब इसमें घड़े का विचार, घड़े के आकार का विचार, या मानव का
आकार, मानव की शेप है ना, जो ह्यूमन शेप बॉडी का, वो क्या है, उसका फॉर्मल कॉज है। लेकिन अब देखिए चौथा कॉज जिसको वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है, वो क्या है? और वो क्या है? वो कहता है कि ये चौथा कॉज है फाइनल कॉज। और ये चौथा कॉज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अंतिम कारण या लक्ष्य कारण, उद्देश्य कारण, प्रयोजन कारण, कोई सा भी आ जाए नाम, प्रयोजन कारण भी आ सकता है, लक्ष्य कारण भी आ सकता है, अंतिम कारण भी आ सकता है। इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखा दिया फाइनल कॉज, इंग्लिश में यही आएगा। ठीक है। अब फाइनल कॉज क्या है? फाइनल कॉज का संबंध है कि किसी वस्तु का प्रयोजन क्या है, उसका मकसद क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। जैसे घड़े की बात करें तो घड़े का उद्देश्य क्या है? पानी को इकट्ठा रखना और साथ में ठंडा रखना। समझ रहे हैं आप? ठंडे रूप में रखना पानी को, यही घड़े का कॉज है। महात्मा गांधी की मूर्ति है, उसका कॉज क्या है? गांधी के प्रति मतलब सम्मान प्रदर्शित करना और गांधी के मूल्यों को वरीयता देना, कि लोग गांधी के मूल्यों के बारे में समझ सके, गांधी के बारे में जान सके, गांधी कौन, कैसे, क्या। गांधी के बारे में जानेंगे तो हम उनके मूल्यों के बारे में भी जानेंगे, उनके विचारों के बारे में भी जानेंगे, तो उनके विचारों के प्रति रिस्पेक्ट रखना, यही तो है। तो ये क्या है? इसमें हम इसका क्या, किससे संबंधित है? उद्देश्य से संबंधित है। इसका मतलब ये टेलोस से रिलेटेड है। टेलोस का मतलब क्या होता है? उद्देश्य, प्रयोजन। हम टेलियोलॉजिकल मेथड देखेंगे आगे अरस्तु में, उसका टेलियोलॉजिकल मेथड क्या है उसकी बात करेंगे आगे। तो ये उसका संबंध उसके टेलोस से है, मतलब उसके उद्देश्य है, उद्देश्य से है, प्रयोजन से है, कि उसका प्रयोजन क्या है, उसका मकसद क्या है। ठीक है। और उसका मतलब लक्ष्य क्या है। घड़े का लक्ष्य क्या है? पानी को ठंडा रखना। और मानव का लक्ष्य क्या है? मानव का लक्ष्य क्या है? तो यहां देखिए मानव के लक्ष्य के लिए वो इंग्लिश में एक शब्द यूज करता है, बल्कि ग्रीक भाषा में एक शब्द यूज करता है, यूडाइमोनिया। यूडीमोनिया कह दीजिए, यूडाइमोनिया कह दीजिए, एक ही बात है। एक शब्द काम में लेता है यूडाइमोनिया। ये मानव जीवन का लक्ष्य है, मानव जीवन का मकसद है, मानव जीवन का प्रयोजन है, उसका टेलोस है कि व्यक्ति को क्या प्राप्त हो, यूडाइमोनिया। अब ये यूडाइमोनिया क्या है, ये अलग बात आ गई। यहां तक की बात समझ आ रही है आपके? कारण सिद्धांत समझ आ रहा है? 4 प्रकार के कारण होंगे। पहला कारण है मटेरियल कॉज, दूसरा, अब बोलिए, पहला कॉज मटेरियल कॉज, दूसरा कॉज, तीसरा और चौथा फाइनल कॉज। एफिशिएंट कॉज का मतलब क्या है, क्या शामिल है इसमें? उसका कंटेंट, मतलब मटेरियल, मैटर, उसका कौन से मटेरियल से मिलकर बनी है, पदार्थ क्या है उसका, जिस चीज से मिलकर बनी है। घड़े का मटेरियल कॉज क्या है? मिट्टी है। ठीक है। दूसरा कॉज एफिशिएंट कॉज। एफिशिएंट कॉज का मतलब निर्माता, निर्माता, उसको बनाने वाला कौन है? तो घड़े का कौन हुआ? एफिशिएंट कॉज, कुम्हार हुआ। तीसरा कॉज फॉर्मल कॉज। इसका मतलब क्या है? उसका आकार, उसकी आकृति, उसका विचार। और इसका कॉज क्या है? घड़े में क्या हुआ? फॉर्मल कॉज, घड़े की आकार, आकृति का विचार, कि घड़ा कैसा बनाना है। और ठीक ऐसे ही चौथा कॉज क्या है? फाइनल कॉज। ये सर्वोच्च कारण है, सबसे ज्यादा महत्व देता है अरस्तु इसी को, फाइनल कॉज। और फाइनल कॉज का मतलब क्या है? उसका लक्ष्य क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। और घड़े का उद्देश्य पानी को ठंडा रखना। तो मानव का उद्देश्य क्या है? अरस्तु के दर्शन में वो मानव पे ही तो जोर दे रहा है, और वो इसी पर जोर देते हुए कहता है कि जिस तरीके से, ये तो उदाहरण थे, वो कहता है फिर मानव का उद्देश्य क्या है, मानव का फाइनल कॉज क्या है। तो फिर वो कहता है मानव का फाइनल कॉज है यूडाइमोनिया। अब यूडाइमोनिया क्या होती है, किसे कहेंगे हम यूडाइमोनिया, उसको समझिए। 2 चरण हमने पढ़े हैं अभी। पहला ज्ञान का वर्गीकरण,
दूसरा उसका कारण सिद्धांत, कोज थ्योरी। क्या दोनों स्पष्ट है? एकदम